आज हम पैथोलॉजिकल मैकेनिज़्म ऑफ डिज़ीज़ के यूनिट में कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो हम इस यूनिट के डिस्कशन के दौरान इन टर्म्स को हम बार बार सुनेंगे, इसलिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन सिंपल टर्म्स का मतलब क्या होता है। ओके, सो सबसे पहला टर्म है इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन, जब भी हम किसी डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादातर हम देखेंगे कि हम उस डिज़ीज़ से संबंधित जब अवस्थाओं के बारे में या लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं तब उसमें हम पढ़ेंगे कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी भी बॉडी पार्ट का। ओके, सो इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन किसी भी सेल्स का एक ऐसा चेंज हो जाना जो नॉर्मली किसी इंजरी के या किसी भी एक कारक की वजह से होता है। जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस या कोई भी चोट लग जाए या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में एंटर करें या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनमें से ऐसा कुछ भी कारक जो है जब किसी व्यक्ति के बॉडी में एंटर करते हैं या बॉडी उस चीज़ से एक्सपोज होती है तो उस समय बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से या बॉडी को किसी भी एक दुष्परिणाम से बचाने के लिए जो WBCs और हमारे जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है वो जो वर्क करती है उस जगह पे WBCs आके इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे उस जो भी कारक वस्तु है उसको फैलने से बचाने के लिए जो प्रक्रिया चलती है उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ओके, सो इन्फ्लेमेशन के दौरान हम उस जगह पर जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन है या जहाँ पर कोई चोट या कोई ऐसी चीज़ एंटर कर चुकी है जिससे बॉडी हमें बचाने की कोशिश कर रही हो तो उस जगह पर हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है जिस वजह से हम देखते हैं कि रेडनेस आ जाता है, लाल पड़ जाता है, सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाना। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है। ओके, कुछ टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी सेल्स नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जो हम देखते हैं पेशेंट्स में जिनको किसी भी साइट पे क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन बॉडी के सरफेस पे भी हम देखते हैं और साथ ही साथ हम ऑर्गन्स में भी देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इंजरी या घाव। किसी भी कारक वस्तु की वजह से, किसी भी एक चेंजेस की वजह से अगर कहीं पर अगर चोट लग जाए, इंजरी इंटरनल या एक्सटर्नल मतलब बाहरी चोट लग जाना वो किसी भी बाहरी वस्तु की वजह से हो सकता है। इंटरनल जो चोट है वो बाहरी वस्तु की वजह से भी हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा कभी कभी होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन है उसमें कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसी एक अवस्था हो गई है जिस वजह से वहाँ के सेल्स जो हैं वो जीवित नहीं रह पा रहे हैं और वहाँ पे कुछ एक घाव सा हो गया है, कुछ सेल्स वहाँ पे ख़राब हो गए हैं, तो वो हम इंटरनल इंजरी कह सकते हैं। ओके, सो इंजरी मतलब एक चोट या घाव जो पर्टिकुलरली किसी बाहरी या अंदरूनी कारक की वजह से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है शॉक क्या है? शॉक एक ऐसा कंडीशन है जब सडनली अगर किसी एरिया में, किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ब्लड का सप्लाई जो है वो बहुत कम हो जाए तो ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, फ्लूइड की जो वाटर जो सप्लाई है उसके ना रह जाने पर अचानक से उस सेल्स में ये जो ब्लड है उसके ठीक से सप्लाई ना होने पर जो सेल में खराबी शुरू हो जाती है या सेल अपना ठीक से पोषण नहीं कर पाते हैं, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? शॉक। ओके, शॉक हम बहुत सारे कंडीशंस में देखते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत देर से बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी में अगर पानी की कमी हो जाती है, पानी ना पीने की वजह से या किडनी के किसी फेलियर की वजह से, या फिर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है तो ब्लीडिंग हो गई है तो ब्लड की कमी की वजह से, तो किसी भी एक पर्टिकुलर कमी की वजह से अगर सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन या ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन नहीं मिल पाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? शॉक। ओके, नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस। जो ब्लड के वेसल्स होते हैं उनके अंदर ब्लड का जम जाना, एक थक्का के जिसको कहते हैं कि एक हार्डनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, अगर एक प्लग जैसा बन जाता है ब्लड का, उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉट। ओके, सो ब्लड क्लॉट को ही हम क्या कह सकते हैं? ब्लड जो क्लॉट हो जाता है वेसल्स के अंदर, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस।
सो थ्रोम्बोसिस या क्लॉट जो है वो एक जगह पे, मतलब ब्लड का वो क्लॉट जो एक जगह पे रुका रहता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बोसिस। और यही अगर ब्लड का क्लॉट अपनी जगह से अलग हो जाए, जैसे किसी भी ब्लड वेसल की किसी हिस्से पे अगर चोट लगी थी, वहाँ पे क्लॉट बन गया है, या फिर ऑलरेडी किसी कारणवश क्या हो गया है, ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट बन गया और वो एक जगह पे रुक गया, तो वो तो हम थ्रोम्बोसिस कह रहे हैं। ब्लड के प्रेशर की वजह से ब्लड के फ़्लो के दौरान अगर ये क्लॉट वहाँ से हिल जाए और पूरे ब्लड के जो सप्लाई है उसके साथ अगर फ़्लो करता चले, तो उस ब्लड क्लॉट को हम थ्रोम्बोसिस ना कहकर एम्बोलिज्म कहेंगे। ओके, सो थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में यही फ़र्क है कि थ्रोम्बस जो है वो एक जगह पे रुका रहता है ब्लड वेसल के अंदर, और एम्बोलिज्म जो है वो फ्लो करता रहता है या रोटेट करता रहता है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे थ्रोम्बोसिस जो है वो ब्लड के क्लॉट के लिए ही सिर्फ कहा जाता है, जबकि एम्बोलिज्म अगर हम बात करें तो एम्बोलिज्म जो है वो सिर्फ ब्लड के क्लॉट के लिए नहीं होता। कोई भी ऐसी एक वस्तु जो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रही है ब्लड के साथ साथ, उसको हम एम्बोलिज्म कह सकते हैं। वो एयर का बबल हो सकता है, ओके, वो फैट का मॉलिक्यूल हो सकता है, वो ब्लड का क्लॉट हो सकता है, या वो कोई और एक सब्सटेंस भी हो सकता है जो ब्लड फ्लो के साथ साथ क्या कर रहा है, ब्लड के वेसल्स में फ्लो करता जा रहा है। ओके, सो ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म क्या है और उनमें क्या फ़र्क होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैंग्रीन की। गैंग्रीन टिश्यू, जैसे सेल्स और टिश्यू की जब कहीं भी इंजरी हुआ होगा और इंजरी के बाद अगर वहाँ पे वो इंजरी अगर ठीक नहीं हो पाई, तो धीरे धीरे जब सेल्स और टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी, और सेल टिश्यूज़ की डेथ के बाद वो जो ख़राब चीज़ वहाँ पे रह जाता है उस को हम कहते हैं गैंग्रीन। ओके, सो गैंग्रीन बेसिकली डेड टिश्यूज़ को या डेड सेल्स के कलेक्शन को कहते हैं, और ये गैंग्रीन वहाँ पे रहकर धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रहा है, पूरे सेल्स ख़राब हो गए हैं। तो हम कुछ जैसे पेशेंट्स में देखते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा गैंग्रीन है? अगर कुछ जैसे पैरों की उंगलियों में वगैरह हम देखें कुछ पेशेंट्स के, तो हम देखते हैं कि बिल्कुल ब्लैक हो गया है, तो वो ब्लैक क्या साइन है? वो गैंग्रीन का साइन होता है, टिश्यू डेथ का। ओके, लास्ट हम देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक ऐसा टर्म है जो हम डिज़ीज़ के मैकेनिज़्म के वक्त हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, या फिर हम कोई भी डिज़ीज़ जब पढ़ते हैं तो उसके जब कारणों के बारे में बात करते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉजेज़ जिनको हम कहते हैं, उसमें हम कईयों बार यूज़ करते हैं कि फिज़िकल, इमोशनल किसी भी तरीके का जो स्ट्रेस है वो एक कारक बन जाता है। तो ये स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। ओके, कोई भी ऐसी चीज़ जो शारीरिक या मानसिक तनाव उत्पन्न करती है, जिसके रहते हुए बॉडी अपना संतुलन ना बना सकें, या फिर शारीरिक जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का या मानसिक नॉर्मल फंक्शन जो है बॉडी का, वो अगर एक नियमित गति पे ना चल सकें, या एक जो बैलेंस्ड या नॉर्मल तरीका है उसके अनुसार ना चल सकें, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। ओके, सो हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी एक कारण से बहुत ज़्यादा अगर हम टेंशन में हैं, तो वो एक तनाव है। ओके, सो जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रेस। ये स्ट्रेस सिर्फ इमोशनल या मेंटल नहीं होता है, ये फिज़िकल भी हो सकता है। अगर हम प्रॉपरली खाना नहीं खा रहे हैं या हम संतुलित आहार का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में भी क्या हो जाता है, इम्बैलेंसेस या डेफिशिएंसीज की वजह से तनाव उत्पन्न हो जाता है। ओके, सो ये जो तनाव उत्पन्न होता है वो बेसिकली हम बहुत सारे डिजीज़ में पढ़ेंगे, इसलिए आपका ये जो टर्म है स्ट्रेस, इसका जो मतलब है आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ओके, सो आज हमने कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ में इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ा, इंजरी, शॉक, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, गैंग्रीन और स्ट्रेस। ओके, सो ये मेन जो टर्म्स थे मैकेनिज्म ऑफ डिज़ीज़ के, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।